हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, शाम का समय वक्त हो चुका है राजस्थान जिला दर्शन का। और आज हम राजस्थान के जिस जिले का दर्शन करने जा रहे हैं वो जिला है मित्रों RJ 34। RJ, वैसे जो RTO नंबर लग रहे हैं ना वो तो RJ 34 है, लेकिन ध्यान रखना ये है अपने राजस्थान का 32वां जिला। जैसा कि हम लोग आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि साहब राजस्थान जिला दर्शन की, जब राजस्थान के जिलों की बात करते हैं ना तो राजस्थान की स्थापना के साथ 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिले कितने थे? 26 जिले। तो ये देखिए साहब, दूर से करौली का दृश्य, घना बसा हुआ शहर है। और आपको ध्यान होना चाहिए, वास्तव में करौली नाम का पहले कोई शहर तो था ही नहीं। इसका स्थान का नाम था कल्याणपुर। बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप ये दृश्य देखिए। और इसी करौली का जो शुभंकर है ना वो है मित्रों घड़ियाल। और शुभंकर बोलो तो वही मित्रों इसका पहचान चिन्ह है। तो ध्यान रखना प्यारे परीक्षार्थियों, अगर आपको करौली का शुभंकर पूछा जाए, करौली का शुभंकर आप बताओगे मित्रों कौन सा है? घड़ियाल। तो ये घड़ियाल आपका करौली का पहचान चिन्ह हो गया। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, राजस्थान के RJ 01 अजमेर से लेकर आज राजस्थान का 32वां जिला करौली जो RJ 34 है। और हर जिले का अलग से ध्यान रखना शुभंकर भी है। तो जो जहाँ के जो निवासी हो वहाँ की फीलिंग ले सकते हैं। तो दूर दूर तो देखिए साहब, राजस्थान का जिला कौन सा? करौली। और करौली का शुभंकर कौन सा? घड़ियाल। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब हम राजस्थान के किसी भी जिले का दर्शन करते हैं ना, तो जिला दर्शन करवाने का तात्पर्य यानी उद्देश्य केवल आपको उस जिले के दर्शन स्थल दिखाना नहीं है, साथ ही साथ उस जिले की जो भी ऐतिहासिक घटनाएं, साथ ही साथ जो भी भौगोलिक घटनाएं, और साथ ही साथ में करंट से लेकर जो भी मुद्दे उस जिले के जो ज्यादा प्रचलित है ना, उन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना, विस्तार से चर्चा भी की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साहब इनकी ऐतिहासिक घटनाएं। इधर आ जाते हैं मित्रों, फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोग कोई विद्यार्थी नहीं सुन पाए तो फिर से सुन लीजिए। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जिला दर्शन। राजस्थान के जिला दर्शन में आज हम राजस्थान के जिस जिले का दर्शन करने जा रहे हैं वो है राजस्थान का जिला मित्रों करौली। और इसी करौली का शुभंकर माना जाएगा आपके घड़ियाल। और प्यारे परीक्षार्थियों, करौली राजस्थान का 32वां जिला है और इस जिले का गठन हुआ था 19 जुलाई 1997। प्यारे परीक्षार्थियों, वैसे करौली पहले था सवाई माधोपुर का अंग था, तो कह सकते हो सवाई माधोपुर से अलग होकर 19 जुलाई 1997 को राजस्थान का 32वां जिला बना। वो मित्रों कौन सा बना था? करौली। अब देखना, करौली की ये तो वर्तमान स्थिति है, लेकिन वर्तमान स्थिति को जानने से पहले हमें इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान तो होना ही चाहिए। चर्चा करते हैं इतिहास की। वास्तव में देखा जाए ना तो ये करौली नाम का पहले कोई नगर तो था ही नहीं। ध्यान रखना मित्रों, ये क्षेत्र आता था सवाई माधोपुर में। कौन से पुर में? लेकिन एक बात हम आपको और बता दें, वास्तव में देखा जाए ना तो ये सवाई माधोपुर नाम का भी पहले कोई क्षेत्र था ही नहीं साहब। सवाई माधोपुर की स्थापना 1763 ईस्वी में की थी साहब जयपुर के शासक माधो सिंह ने। इससे पहले से क्षेत्र का प्राचीन नाम था मित्रों रणथंबोर। कौन सा था? इसी रणथंबोर से पहले इसका प्राचीन नाम था मित्रों गोपाल पाल। कौन सा पाल था? तो गोपाल पाल नाम का एक ऐसा क्षेत्र था। उसी क्षेत्र का बाद में नाम हुआ कल्याणपुर। और कल्याणपुर वर्तमान क्या बन गया? करौली बन गया। तो वर्तमान तक स्थिति आने से पहले बात करते हैं इतिहास की। तो प्यारे परीक्षार्थियों, हम बात कर रहे हैं करौली की। और ध्यान रखना मित्रों, ये जो करौली है ना, इस करौली में राज करने वाला जो वंश था ना, उस वंश का नाम है यादव वंश। कौन सा वंश है? यादव वंश। और इसी यादव का ही तो दूसरा नाम है मित्रों यदुवंशी। कौन से वंशी है? और ये यदुवंशी मित्रों माने जाते हैं चंद्रवंशी। कौन से वंशी माने जाते हैं? यानी तय हो गया कि साहब करौली में राज करने वाले कौन थे? यादव। कहते हैं साहब इसी करौली में सबसे पहले 1040 ईस्वी में यादव वंश की स्थापना की। उस यादव का नाम था मित्रों विजयपाल। कौन सा पाल है? यानी सिंपल सी कहानी ये कि विजयपाल नामक व्यक्ति ने 1040 ईस्वी में यहाँ पर स्थापना की थी मित्रों, इसी करौली नामक स्थान की। यहाँ पे कह सकते हो साहब यादव वंश की। अब कहते हैं साहब इसी विजयपाल का ही करौली में वंशज आगे जाकर शासक बना मित्रों, उसका नाम था तिमनपाल। कौन सा पाल था? और उसी तिमनपाल ने यहाँ इनके रहने के लिए घर बनाया। उस घर का नाम है मित्रों तिमनगढ़। कौन सा गढ़ है? तिमनगढ़। और इसी तिमनगढ़ के बारे में जब बात करें ना तो कहते हैं साहब इसी तिमनगढ़ पर आक्रमण करने, तिमनगढ़ पर आक्रमण करने एक बार आया। कौन था मित्रों? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद
और मोहम्मद गौरी ने कहते हैं साहब तिमनगढ़ दुर्ग पर है भाई, तिमनगढ़ दुर्ग पर कहते हैं साहब आक्रमण किया, और साथ ही साथ में कहते हैं साहब इसी यहाँ पर यादवों को पराजित कर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया था, कहते हैं साहब इसी तिमनगढ़ पर। लंबे समय तक यहाँ पर राज रहा था मित्रों सुल्तानों का, यानी रहा था सुल्तानों के अधीन। लेकिन समय और आगे बढ़ा, कहते हैं साहब इसी करौली में, बड़े गौर से सुनना, इसी करौली में 1327 ईस्वी में एक शासक हुआ, और उस शासक का नाम था मित्रों कल्याण सिंह। कौन सिंह था? और उसी कल्याण सिंह ने आगे जाकर एक नगर बसा, उस नगर का नाम था मित्रों कल्याणपुर। कौन सा पुर था? कल्याणपुर। और वैसे कहते हैं साहब इसी कल्याणपुर में एक देवता रहते थे, उस देवता का नाम था कल्याण जी। तो कल्याण सिंह जी ने कल्याण जी के नामपुर क्षेत्र का नाम कर दिया कल्याणपुर। तो कल्याणपुर नामक जो कस्बा बसाया था ना, वो बसा था मित्रों 1327 में। और इसी कल्याणपुर का आगे जाकर नाम हो गया करौली। नाम क्या हो गया था? करौली। बड़े गौर से सुनना। अब कहते हैं साहब सबसे पहले इस क्षेत्र का नाम था गोपालपाल। बड़े गौर से सुनना, करौली नाम का पहले कोई क्षेत्र था ही नहीं, ना तो कोई रियासत थी, ना कोई जगह थी, ना कोई नगर था, ना कोई कस्बा था। इसी कस्बे का सबसे प्राचीन जो नाम था ना, वो नाम था मित्रों, ध्यान रखना, आगे जो सबसे प्राचीन नाम था ना, वो नाम कहते हैं साहब कौन सा था आपके बताओगे साहब? गोपालपाल। गोपालपाल का बाद में नाम हो गया मित्रों करौली। इसी करौली में 1327 ईस्वी में शासक बना कल्याण सिंह, और उसी कल्याण सिंह ने आगे जाकर 1348 ईस्वी में एक नगर बसा, उस नगर का नाम है कल्याणपुर। समय और आगे बढ़ा, इसी यादव वंश में 1650 ईस्वी में एक शासक है, और शासक बना मित्रों जिसका नाम है धर्मपाल द्वितीय। कौन सा द्वितीय है? धर्मपाल द्वितीय। और उसी धर्मपाल द्वितीय ने पहली बार करौली को अपनी क्या बनाया था? राजधानी। क्या बनाया था? तो सिंपल सी कहानी ये कि करौली यादवों की राजधानी बनी थी मित्रों 1650 ईस्वी में। इधर देखते हैं मित्रों, फिर से बता रहा हूं, इसी करौली का प्राचीन नाम था गोपालपाल। इसे डांग क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे डांग की रानी भी कहा जाता है। कहते हैं साहब यहाँ पर राजगण वंश कौन सा था? यादव वंश। इसी यादव वंश की स्थापना की थी विजयपाल ने। विजयपाल का वंश शासक बना तिमनपाल, जिन्होंने बसाया था तिमनगढ़ को। इसी तिमनगढ़ पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया था तिमनगढ़ पर। अब कहते हैं साहब 1327 ईस्वी में कल्याण सिंह ने पहली बार पुनः अधिकार किया था तिमनगढ़ पर, और इसी कल्याण सिंह ने तिमनगढ़ के निकट ही एक नगर को बसाया, उस नगर का नाम था कल्याणपुर, और कल्याणपुर को बसाया था 1348 ईस्वी में, और उसी कल्याणपुर का नाम हो गया करौली। और आगे जाकर इन्हीं का वंशज एक शासक बना धर्मपाल, और उसी धर्मपाल द्वितीय ने पहली बार 1650 ईस्वी में कहते हैं साहब करौली को बनाने अपनी राजधानी। समय और आगे बढ़ा, कहते हैं साहब इन्हीं धर्मपाल के वंशज आगे जाकर करौली में एक शासक बना मित्रों, शासक का नाम है मदनपाल। कौन सा पाल है? और मदनपाल से पहले ध्यान रखना उस शासक का नाम है हरबख्शपाल। कौन सा पाल है? और हरबख्शपाल वो शासक है जिन्होंने कहते हैं 1817 ईस्वी में EIC बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी, याद करो मित्रों, सहायक संधि। कौन सी संधि है? सहायक संधि। और मित्रों ध्यान रखना राजस्थान में प्रथम बार अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली रियासत करौली ही थी। याद है कुछ? तो मित्रों ध्यान रखना राजस्थान में प्रथम बार सहायक संधि, विधिवत रूप से कह रहा हूं जो मान्य है, वैसे यूं तो कहते हैं साहब राजस्थान में 1803 ईस्वी में पहली बार सहायक संधि कर ली थी भरतपुर ने, फिर कर ली थी अलवर ने, लेकिन वो संधि अमान्य हो गई थी। लेकिन पूछा जाए राजस्थान की मान्य सहायक संधि प्रथम बार करने वाली रियासत थी, तो रियासत कौन सी बताओगे? करौली। और करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल। तो कहते हैं साहब अंग्रेजों के साथ सबसे पहली बार सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? करौली। समय और आगे बढ़ा, इसी करौली में एक शासक हुआ जिसका मित्रों नाम है मदनपाल। कौन सा पाल है? और इसी मदनपाल ने 1857 ईस्वी में कहते हैं साहब अंग्रेजों की क्या की थी? सहायता। और इतिहास याद कीजिए साहब 1857 ईस्वी की क्रांति का, इतिहास याद कीजिए कोटा के जन विद्रोह का, इतिहास याद कीजिए 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी का, जिस समय याद करो लाला जयदयाल और याद करो साहब मेहराब खान दोनों के नेतृत्व में कोटा की जनता ने घेरा डाला था कोटा के किले का। याद आ रहा है कुछ? याद कीजिए साहब। उसी जगह आगे जाकर कहा जाता साहब, याद करो साहब, उसी जगह कहा जाता साहब वह घेरा डाला और कैद हुआ था मित्रों कौन? राम सिंह द्वितीय।
और उसी राम सिंह द्वितीय को कोटा के किले से आजाद करवाने वाला मित्रों कौन सा पाल था? मदन पाल। और उसी मदन पाल के बारे में कहा जाता कि इन्होंने कहते हैं साहब सेनापति रॉबर्ट्स के साथ मिलकर कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को आजाद करवाया था साहब कोटा के किले से। और साथ ही साथ कहा जाता इसी मदन पाल को बदले में अंग्रेजों ने उपाधि दी और उपाधि दी थी GCSI ऐसे यानी ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। स्टार ऑफ है तो स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि मिली थी मित्रों मदन पाल को। तो कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी? करौली थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अंग्रेजों का बढ़ चढ़कर सहयोग करने वाली रियासत कौन सी थी? करौली थी। सहायक संधि की वो तो हरबख्शपाल था। अंग्रेजों की मदद की क्रांति वो मदन पाल था। और इसी मदन पाल को कहते हैं साहब उस समय 15 नहीं बल्कि 17 तोपों से सलामी भी दी थी। कितने तोपों से? 17 तोपों से। और कहते हैं साहब क्रांति के समय, केवल क्रांति की बात कर रहा हूं, क्रांति के दौरान सर्वाधिक मान सम्मान पाने वाली रियासत आपकी करौली ही थी। बड़े गौर से सुनना मित्रों, कहा जाता है कि साहब राजस्थान में क्रांति के दौरान सर्वाधिक तोपों से सलामी मिली थी साहब करौली के शासक कौन से पाल को? मदन पाल को। बाकी यूं तो सर्वाधिक मान सम्मान मिलता था मेवाड़ के महाराणाओं को, उनको वहां 19 तोपों से सलामी दी जाती थी। लेकिन केवल बात करें क्रांति की, केवल बात करें 1857 ईस्वी की क्रांति की ना, तो कहा जाता साहब उस क्रांति में 17 तोपों से सलामी मिली थी किसे? करौली रियासत को। और करौली का शासक कौन था? मदन पाल। अब जैसे जैसे समय और आगे बढ़ा तो कहते हैं साहब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जिस समय राजस्थान एकीकरण हुआ, राजस्थान क्या हुआ था? एकीकरण। और राजस्थान एकीकरण के दौरान प्रथम चरण मित्रों जिसका नाम है मत्स्य संघ। कौन सा संघ है? इसी मत्स्य संघ में याद कीजिए साहब 18 मार्च 1948 है। 1948 को 4 रियासतें आई थी ABCD। याद करो, सी बोले तो करौली। तो कहा जाता साहब 18 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान एकीकरण के समय करौली को मिला लिया था मित्रों मत्स्य संघ के अंदर। कौन संघ था? तो कहते हैं साहब मत्स्य संघ। और याद करो साहब इसी करौली का शासक और उस समय शासक था मित्रों गणेश पाल यादव। कौन सा यादव था? और गणेश पाल यादव को उस समय बनाया था साहब उप राज्य प्रमुख। तो प्यारे परीक्षार्थियों, करौली को राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान मिला था प्रथम चरण बोले तो मत्स्य संघ में। उसी मत्स्य संघ के बारे में कहा जाता है कि मत्स्य संघ का उप राज्य प्रमुख बना था, वो बना था कहते हैं साहब करौली का शासक नाम था गणेश पाल यादव। तो प्यारे परीक्षार्थियों, करौली का सबसे पहला जो शासक था ना वो तो था, याद कीजिए कौन है? वो तो था शासक याद कीजिए साहब आपके भाई विजयपाल। विजयपाल बाद तिमनपाल ने तिमनगढ़ बसाया। उसी के बाद कहते हैं साहब कल्याण सिंह के नाम से अर्जुन पाल ने बसाया था साहब कल्याणपुर को। उसी वैसे एक बात ध्यान रखना, ये जो कल्याणपुर या फिर कह सकते हो साहब करौली है ना, इसे कल्याण सिंह के नाम पर बसाने वाले का नाम पूछो तो मित्रों अर्जुन पाल। ये और ध्यान रखना, भूलवंश ने नाम कल्याण सिंह लिख दिया। कल्याण सिंह की याद में वहां पर एक देवता है साहब कल्याण जी या फिर कल्याण सिंह कह सकते हो, तो उनकी याद में अर्जुन पाल यादव ने बसाया था भाई कल्याणपुर को। बिल्कुल, अर्जुन पाल यादव ने कल्याण सिंह की याद में कल्याणपुर को बसाया और स्थापना हुई थी 1348 में। और अर्जुन पाल शासक बने 1300। तो भूलवश यहाँ कल्याण सिंह शासक का नाम नहीं बताना था, कल्याण सिंह की याद में कह सकते हो। और हो सकता है इसी यादव राजवंश से कल्याण जी का भी कनेक्शन रहा होगा, इसीलिए तो इनकी वजह से कहते हैं साहब नगर बसाया था कल्याणपुर। तो फिर से देखना 1040 में यादव वंश की स्थापना की विजयपाल ने, तिमन सिंह ने बसाया था तिमनपाल को। तिमनगढ़ पर अधिकार हो गया था गोरी का। फिर अधिकार कर रहे थे लगातार उससे सुल्तानों से आजाद करवाया था कल्याण सिंह के आशीर्वाद से अर्जुन पाल ने। और अर्जुन पाल ने कल्याण सिंह के आशीर्वाद से बसाया था कल्याणपुर को। आगे जाकर धर्मपाल ने कल्याणपुर बोले तो करौली को बना दिया अपनी राजधानी। और उसी के आगे कहा जाता करौली का हरबख्शपाल जो करेगा साहब सहायक संधि, मदन पाल अंग्रेजों की सहायता करेगा। और अंत में कहते हैं साहब मत्स्य संघ के अंदर 18 मार्च 1948 ईस्वी को गणेश पाल यादव को बना दिया राजस्थान एकीकरण। तो मित्रों कह सकते हैं साहब 18 मार्च 1948 को इधर गणेश पाल यादव उप राजून बना और कहते हैं साहब इसका विलय हो गया था राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में। लेकिन समय और आगे बढ़ा, जैसे कहते हैं साहब 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जब 26 जिलों की लिस्ट बनी ना,
उसमें एक जिला था मित्रों सवाई माधोपुर, तो करौली बन गया था मित्रों सवाई माधोपुर का ये अंग, माधोपुर का अंग। लेकिन समय और आगे बढ़ा तो आगे जाकर कहा जाता साहब करौली नामक अलग जो जिला बना है, करौली नामक अलग जो जिला घोषित हुआ ना, वो जिला तो घोषित हुआ था मित्रों 1997 में, और ये था आपके राजस्थान का 32वां जिला। कौन जिला था? और 32वां जिला बना था मित्रों 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 के बाद राजस्थान में कहते हैं साहब 32 जिले, और 32वां जिला कौन सा हो गया था? करौली। मैं पहले कह चुका ये मत्स्य संघ का भाग था। अब करौली की बहुत बड़ी विशेषता ध्यान रखना, करौली मुख्यतः प्रसिद्ध है मित्रों लाल पत्थर के लिए। कौन से पत्थर है? और इसी करौली के लाल पत्थर से भी निर्मित है, लाल पत्थर से निर्मित ऐसा अपने भारत का भाई संसदीय क्षेत्र का, तो या कैसे भारत की सांसद या संसद, तो भारत का जो संसद भवन बना हुआ है ना, ये संसद भवन ध्यान रखना करौली के लाल पत्थर से बना हुआ है। लेकिन एक बात और नोट करना, मुझे अब और याद आ गया, लाल पत्थर एक धौलपुर का भी प्रसिद्ध हुआ है, और धौलपुर के लाल पत्थर से, धौलपुर के लाल पत्थर से तो बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। कौन सा भवन है? तो दो बातें विशेषकर ध्यान रखना प्यारे परीक्षार्थियों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, करौली के लाल पत्थर से तो बना अपने भारत का संसद भवन, लेकिन ध्यान रखना करौली भाई धौलपुर का जो लाल पत्थर है ना, उस लाल पत्थर से बना हुआ राष्ट्रपति भवन है ना। तो राष्ट्रपति भवन पूछे तो धौलपुर का लाल पत्थर है। वैसे करौली और धौलपुर दोनों की तुलना की जाए ना, तो मित्रों ध्यान रखना सर्वाधिक लाल पत्थर आपके धौलपुर के प्रसिद्ध है, इसीलिए तो धौलपुर को रेड डायमंड कहा जाता है। नाम तो सुना ही होगा, है ना। याद करो साहब, उसी लाल पत्थर की एक बहुत बड़ी छतरी प्रसिद्ध हुई थी धौलपुर में उदयबान सिंह की। तो यूं तो सर्वाधिक लाल पत्थर आपके धौलपुर के प्रसिद्ध है, लेकिन धौलपुर और करौली बिल्कुल सटे हुए जिले हैं, इसलिए कहते हैं साहब करौली का लाल पत्थर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो करौली के लाल पत्थर से बन गया भारत का संसद भवन है, और यहाँ कहते हैं साहब धौलपुर के लाल पत्थर से बन गया कौन सा भवन है? राष्ट्रपति भवन है। तो ये मित्रों वर्तमान करौली की स्थिति है। तो फिर से मात्र 30 सेकंड में पुनः आपको इतिहास बता रहा हूँ। करौली नाम का पहले कोई स्थान था ही नहीं, इस स्थान का नाम ध्यान रखना गोपालपाल था। सबसे पहले गोपालपाल में आया था विजयपाल, और विजयपाल ने पहली बार 1040 में यादव वंश की स्थापना की। यही इन्हीं का वंश शासक बना अर्जुनपाल, और उसने आगे जाकर कहते हैं साहब कल्याण सिंह के आशीर्वाद से कल्याणपुर को बसाया, और कल्याणपुर का नाम हो गया करौली। और करौली पहली बार यादवों की राजधानी बनी 1650 में, और 1650 में राजधानी बनाने वाला कौन था? धर्मपाल द्वितीय। एकीकरण के समय करौली मिल गया था साहब राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में, और बाद में राजस्थान का 32वां जिला बना था ये 19 जुलाई 1997। तो ये स्थिति है साहब करौली के इतिहास की। बात करें साहब आगे भौगोलिक दशा की, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ये तो है राजस्थान की स्थिति। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है राजस्थान की देशांतरी स्थिति। बात करते हैं साहब करौली की, तो ये रहा आपका करौली, और इसी करौली की सीमा लगती है एमपी बोले तो मित्रों मध्य प्रदेश से। कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश है। तो अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो बताओ कि मध्य प्रदेश है। अब जिलों की बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए करौली अलग की सेवा सवाई माधोपुर सेवा, तो अनुमान लगा तो सर्वाधिक सीमा तो किसकी? सवाई माधोपुर की होगी। तो सबसे पहला जिला तो सवाई माधोपुर ले लो, माधोपुर से ऊपर देख लो साहब जिला आपके 2 आ जाएगा। फिर आपके इधर है उत्तर पूर्व में कैसे साहब जिला आएगा साहब भरतपुर, और फिर इधर आपका पूर्व में जिला कौन सा आएगा? धौलपुर। तो ये कह सकते हो साहब 4 जिलों से, कितने हैं? 4 जिलों से सीमा लग रही है मित्रों, किसकी लग रही है? करौली की। तो कहने का तात्पर्य एक तो अंतर्राज्यीय सीमा है, और साथ ही साथ में एक नहीं बल्कि 4 जिलों से क्या लग रही है? सीमा। तो मित्रों तो भाई सवाई माधोपुर का अंग था, पूछा जाता है भाई बताओ करौली किससे अलग होकर बना? तो सवाई माधोपुर से बना। तो ऊपर कौन सा? दौसा है। दौसा किससे अलग हुआ? सा धौल भाई अपने जयपुर से अलग हुआ था, है ना। और बाकी कई जिलों की चर्चा पहले कर चुके, जैसे धौलपुर आपके मैंने बताया था भाई 27वां जिला था, ये भरतपुर से अलग हुआ था, है ना। तो भरतपुर से अलग हुआ तो धौलपुर बन गया। इधर भाई सवाई माधोपुर से अलग हुआ तो करौली बन गया। उससे पहले हमने जिला देखा था साहब आपके हनुमानगढ़, वो आपके गंगानगर से अलग हुआ तो हनुमानगढ़ बन गया। उदयपुर से अलग होकर राजसमंद बन गया। उसी प्रकार याद कीजिए बहुत सारे जिले देखे थे। इधर हमने 12 कोटा से अलग हुआ तो 12 बन गया,
है ना। उससे पहले हमने देखा था दौसा, और जयपुर से अलग हुआ तो क्या बन गया, दौसा बन गया। तो अलग अलग जिले हैं साहब। अब बात करते हैं साहब केवल धौलपुर की स्थिति की, तो 26 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश, इधर 76 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है आपके करौली की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। बात करें यहाँ के जो प्रसिद्ध कस्बे हैं मित्रों, ध्यान रखना, सबसे ऊपर तो कौन सा, टोडा भीम है, और यहाँ पर कहते हैं साहब भीम आया हुआ है, और टोडा भीम के पास हिंडौन है। अब मित्रों ध्यान रखना, ये जो टोडा भीम और जो हिंडौन है ना, इन नामों का कहीं ना कहीं कनेक्शन पांडवों से भी है। आपको ध्यान होना चाहिए, जब पांडु अज्ञातवास था ना, उन्होंने अज्ञातवास बिताया था मित्रों अपने राजस्थान में, और राजस्थान वो जगह जगह घूमे थे ना, उस समय कहते हैं साहब इसी करौली के टोडा भीम नामक स्थान पर कौन आया था, भीम है। और कहते हैं साहब इसी भीम का विवाह हुआ था, याद करो साहब, हिडिंबा से, किसे हुआ था, और कहते हैं साहब हिडिंबा इसी प्रदेश की थी, और हिडिंबा के नाम से कहते हैं साहब प्रदेश का नाम क्या पड़ गया था, हिंडौन। बड़ी गौर से सुनना, भीम का विवाह किससे हुआ था, हिडिंबा से। तो भीम यहाँ आए थे तो अज्ञात वर्ष के लिए, हिडिंबा यहीं की स्थानीय निवासी थी। तो कहते हैं साहब हिडिंबा को प्रेम किससे हो गया, भीम से हो गया। तो कहते हैं साहब उसी प्रेम की वजह से भीम की माँ कुंती या कुंता के आशीर्वाद से हिडिंबा और भीम दोनों का विवाह हुआ। तो कहते हैं साहब हिडिंबा के नाम से बन गया हिंडौन, और भीम के नाम से बन गया कौन सा, भीम है, टोडा भीम है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। वैसे हिडिंबा थी तो साहब दानव अवतार में, लेकिन कहते हैं साहब कई बार दानवों को देवताओं से भी प्यार हो जाता है, और प्यार तो अंधा होता है साहब, उस समय दानव भी देवता बन जाते हैं। तो कहते हैं साहब थी तो राक्षस प्रवृत्ति की, लेकिन डील डोल उसे कहते हैं साहब भीम का डील डोल देखकर, फिजिकल एक्टिविटी देखकर कहते हैं साहब भीम पर फिदा कौन हो गई थी, हिडिंबा। और इसी हिडिंबा ने आखिर में भीम से विवाह किया ना, तो विवाह करने के बाद कहते हैं साहब हिडिंबा के नाम से क्षेत्र का नाम ही क्या हो गया, हिंडौन हो गया। इधर आ जाओ, इधर टोडा भीम क्षेत्र का नाम मित्रों नादोती। यहाँ बीच में आपका बड़ा क्षेत्र आ जाएगा कल्याणपुर, जिसका वर्तमान नाम हो गया करौली। यहाँ एक स्थान आ जाएगा साहब मासलपुर, यहाँ नीचे आ जाएगा साहब मंडरायल। वैसे ध्यान रखना, विजयपाल के एक पुत्र का नाम था मांडल सिंह या मांडन सिंह, और उसी मांडन सिंह ने कस्बा बसाया था मित्रों कौन सा, मंडरायल। और यहाँ पर एक छोटा सा किला बनाया था, उस किले का नाम है मंडरायल दुर्ग। तो मंडरायल दुर्ग और मंडरायल जो कस्बा था ना, ये बसाने वाले थे विजयपाल के पुत्र का नाम था मित्रों मांडनपाल, है ना। अब उसी प्रकार यहाँ पर एक स्थान आ जाएगा सपोड्रा। तो ये 4-5 स्थान है जो मुख्यतः आपको ध्यान होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार आपके परीक्षा में डायरेक्ट दे दिया जाता, बताओ साहब ये फला स्थान कहाँ का है। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, टोडा भीम है, हिंडौन है, मासलपुर है, नादोती है, करौली, सपोड्रा, मंडरायल, ये सब के सब क्षेत्र मित्रों कौन से जिले के हैं, करौली जिले के हैं। बात करें क्षेत्रफल की तो 5524 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 14,58,248 है। और ये जनगणना मित्रों बार बार बता रहा हूं मैं किसकी है, वर्ष 2011 की है। बिल्कुल मानक से सिक्के भी चलाए थे, बिल्कुल। अब बात करें साहब करौली के लिंगानुपात की, तो यहाँ का लिंगानुपात तो कम ही मिलेगा साहब आपको, 861 है। तो 1000 कह सकते हो साहब पुरुषों पर महिलाएं कितनी साहब, 861 महिलाएं हैं। अब देखिए साहब करौली से सटा हुआ जिला कौन था, धौलपुर है। और आपको ध्यान होना चाहिए समूचे राजस्थान में सर्वाधिक जो न्यूनतम सबसे कम जो लिंगानुपात है ना, वो मित्रों कहाँ का है, आपके धौलपुर का है। तो सबसे कम धौलपुर का है, और धौलपुर के बाद पूछो तो मित्रों करौली जो 861 है। लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो मित्रों राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात तो कहाँ का, डूंगरपुर का है ना। लेकिन सबसे कम पूछो तो धौलपुर का है, और धौलपुर से बिल्कुल सटा हुआ जिला कौन सा, करौली है। तो करौली का भी बहुत कम है, देख लो साहब 861 है। इसी प्रकार बात करें जनसंख्या घनत्व की तो 264 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं साहब आपके इसी करौली वाले क्षेत्र में। बात करें साक्षरता दर की तो 66.22% साक्षरता दर है। और ये तीनों बिंदु है ना, ये मैं ले रहा हूं मित्रों, फिर से कह रहा हूं, वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक। करौली के विधानसभा क्षेत्र आपने मोटे तौर पर देख लिए, 4 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की तहसीलें पूछे तो 8 तो तहसीलें हैं और 4 उप तहसील हैं।
तो ये पूरा करौली का आपके भाई कह सकते हो साहब वर्तमान की स्थिति है। राजस्थान के समान साक्षरता दर करौली की है साहब। अब इसी करौली का सबसे जो प्राचीन किला था ना, वो कहते हैं साहब, वो तो वैसे सबसे प्राचीन तो बताऊंगा आगे मंडरायल वाला, लेकिन प्रसिद्ध जो किला वो मित्रों कौन सा, तिमनगढ़ का किला है। अब ये आप तिमनगढ़ किले का दूर से दृश्य देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपको पता लग गया होगा, बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडर सा बन चुका है, केवल नाम बचा साहब ये साहब किला है। और तिमनगढ़ का किला साहब करौली में एक स्थान है मित्रों, हमने थोड़ी देर पहले बताया था मासलपुर, याद आ रहा कुछ कुछ, ये मूल करौली में नहीं है, ध्यान रखना। और मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मूल करौली की तो स्थापना हुई थी 1348 ईस्वी में, समझ रहे हो, 1348 में। बाकी तिमनगढ़ तो बहुत पहले बन गया था। तो इसी तिमनगढ़ किले के बारे में, तिमनगढ़ किले के बारे में कहते हैं साहब, इसका निर्माण है ना, निर्माण तो 1100 ईस्वी में हो गया था, है ना। तो कहते हैं साहब 1100 ईस्वी में, बड़े गौर से सुना, 1100 ईस्वी में तिमनपाल ने बनाया था तिमनगढ़ का किला, जो करौली के निकट मासलपुर में। और आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ तिमनपाल ने जो किला बनाया था ना, इस किले का कहते हैं साहब जीर्णोद्धार करवाया था, इसका पुनर्निर्माण कह सकते हो। कारण यह किले की जो मूलतः नींव है ना, वो नींव तो कहते हैं साहब विजयपाल के समय लग गई थी, लेकिन बाद में कहते हैं साहब 1244 ईस्वी में, बड़े गौर सुनना, 1244 ईस्वी में इस किले को वर्तमान जो स्वरूप दिया ना, वो स्वरूप देने वाले कौन से पाल है, तिमनपाल है। और तिमनपाल ने किले का नाम लगा तिमनगढ़। और इसी किले पर अधिकार किया था मित्रों मोहम्मद गोरी ने भी। मोहम्मद है यानी ये तय है कि साहब तिमनगढ़ को जो वर्तमान स्वरूप मिला ना, उससे पहले एक बार यहाँ पर कौन आ चुका था, मोहम्मद गोरी आ चुका था। तो प्यारे प्रेक्षार्थियों, तो ये आपके किले का मुख्य द्वार हो गया। ये किले के अंदर बनी हुई बड़ी सी छतरी है, ये अलग अलग छतरियां बनी हुई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किला पूर्ण रूप से खंडर हो चुका है, पूर्ण रूप से खंडर हो चुका है। लेकिन एक विशेषता है कि यहाँ किले पर जिस समय दरवाजा लगा हुआ था, दरवाजा कहते हैं साहब अष्ट धातु का दरवाजा था। कौन धातु का? अष्ट धातु का तो दरवाजा था। और कहते हैं साहब इस किले का निर्माण जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, वो लाल पत्थर से हो रखा है। तो लाल पत्थर से निर्माण हुआ। और वैसे अष्ट धातु का दरवाजा सर्वाधिक प्रसिद्ध तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का है, लेकिन यहाँ भी कहते हैं साहब इसी लोहागढ़ दुर्ग के जैसे अष्ट धातु का दरवाजा और लगा हुआ मित्रों कहाँ पर है, इसी आप कह सकते हो साहब। तो अष्ट धातु के दरवाजे दो याद रखने हैं, एक तो तिमनगढ़ किले के जो वर्तमान है ही नहीं, पूछ ले वर्तमान जिंदा अवस्था में जीवंत अवस्था में कौन सा, तो आप बता देना साहब लोहागढ़ दुर्ग कौन सा है, भरतपुर का है। तो फिर से कह रहा हूँ साहब, ये जो तिमनगढ़ का किला है, इस किले का मूलतः नींव तो विजयपाल के समय लगी थी, लेकिन कहते हैं साहब वर्तमान स्वरूप 1244 ईस्वी में दिया किसने था साहब, तिमनपाल ने दिया था। 1244 से पहले, 44 से पहले लगभग घटना है 1196 ईस्वी की। तो 1196 ईस्वी में कहते हैं साहब यहाँ पर अधिकार कर लिया था मोहम्मद गोरी ने। लंबे समय तक अधिकार रहा था सुल्तानों का, और सुल्तानों का अधिकार होने के बाद में कहते हैं साहब तिमनपाल ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसे वर्तमान स्वरूप दिया। तिमनगढ़ किले का नजारा देख सकते हो। अब जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना कैसा, अब दरवाजा कहाँ गया, अब किले की अवस्था देखकर, इसकी दशा और दिशा देखकर आप खुद ही अनुमान लगा लो साहब दरवाजा कहाँ गया होगा। लोग तो साहब यहाँ से बाटे उठाकर लेके चले गए ना, और वो तो अष्ट धातु का दरवाजा तो आप समझने वाले समझ सकते हो, है ना। तो मित्रों ये जो किला है ना, इस किले का किला पूर्ण रूप से कह सकते हो साहब नष्ट हो चुका है, पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो चुका है, केवल पत्थर बचे हुए हैं। उसी प्रकार करौली का सबसे जो प्राचीन किला वो था मित्रों मंडरायल का दुर्ग, है ना, मंडरायल फोर्ट कहते हैं। ये इसके जाने का साहब रास्ता हो गया, ये इसका मुख्य द्वार हो गया। और इसी मंडरायल जो किला है ना, इस किले का निर्माण मूलतः कहते हैं साहब विजयपाल के पुत्र का नाम याद कीजिए मित्रों, मांडन या फिर कैसे साहब मांडल से पाल। तो मांडल पाल ने मूलतः निर्माण करवाया, लेकिन कहते हैं साहब इस किले को वर्तमान स्वरूप, इस किले को वर्तमान स्वरूप इसका जो जीर्णोद्धार था ना, वो जीर्णोद्धार कहते हैं साहब करवाया था अर्जुन देव ने। किसने करवाया था, कहते हैं साहब 1357 ईस्वी में कहते हैं अर्जुन पाल ने, याद करो जिन्होंने कल्याणपुर बसाया था, उन्होंने कहते हैं साहब 1327 ईस्वी में इसी दुर्ग, इसी कह सकते हो साहब मंडरायल दुर्ग का निर्माण करवाया था। मूलतः निर्माता तो वही मंडन पाल है, लेकिन बाद में निर्माण किसने करवाया साहब, अर्जुन पाल ने। और बाद में कहते हैं साहब लंबे समय तक जो करौली के यादव राजवंश जो यादव राजा वगैरह थे ना, उनके राजा के रहने का जो प्रमुख जो स्थल था ना, ये मंडरायल का किला बन गया था,
है ना। वैसे ये भी मूल करौली में नहीं है, ध्यान देना। करौली से बहुत ही दूरी पर कहते हैं साहब, लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी पर चंबल नदी के किनारे एक बना हुआ दुर्ग है। और इस दुर्ग का नाम मंडरेल क्यों हुआ, इसके पीछे एक कहानी और है। यहाँ एक ऋषि तपस्या करते थे, उसका उनका नाम था मांडवीय ऋषि। कौन से ऋषि थे? तो मांडवीय ऋषि के नाम पर भी कोई कहते हैं साहब नाम हो गया था मंडरेल दुर्ग। तो जो भी है, यानी मांडवीय ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है। और साथ ही साथ कहा जाता था इसी दुर्ग में किसी जमाने में दरगाह बनी थी, उस दरगाह का नाम है मर्दान शाह की दरगाह। कौन सा की दरगाह है? मर्दान शाह। अब मर्दान शाह या फिर कह सकते इससे मिलते जुलते कुछ एक नामों की दरगाह और मिलेगी आपको। मीरान शाह की दरगाह अलग है, मलिक शाह की दरगाह अलग है, मर्दान शाह की दरगाह अलग है। याद करो साहब, मीरान शाह की दरगाह आपके तारागढ़ में, तारागढ़ अजमेर में, मलिक शाह की दरगाह कहाँ? जालोर में। उसी प्रकार ध्यान रखना, ये जो मर्दान शाह की दरगाह है ना, ये दरगाह बनी थी मित्रों मंडरेल दुर्ग में। और मंडरेल वर्तमान कहाँ है? करौली के अंदर। बिल्कुल, इसे ग्वालियर 100% इसे ग्वालियर दुर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका ग्वालियर का प्रवेश द्वार है। ग्वालियर का प्रवेश द्वार पूछे ना तो माना जाता है आपका मंडरेल दुर्ग, या फिर ग्वालियर की कुंजी भी कह सकते हो। ग्वालियर की कुंजी बोलिए, ग्वालियर की चाबी बोलिए, ग्वालियर का प्रवेश द्वार बोलिए, ये आपके में है। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ करौली के राजाओं का रहने का एक निवास था मित्र, उसका नाम है राजनिवास। कौन सी निवास है? राजनिवास महल। और इसी राजनिवास महल को तो कहा जाता है सिटी पैलेस। मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है कि राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में एक महल अवश्य होता था, उस महल का नाम होता था सिटी पैलेस, है ना। और सिटी पैलेस नाम क्यों रखा जाता है? शहर के बीच में होता। और यहाँ पर कहते हैं सर राजाओं का जो भाई कहते हैं राजवंश का जो परिवार है, राजा का परिवार जो राज परिवार रहता है, इसमें इसका नाम राजनिवास भी होता था, है ना। और इस सिटी पैलेस की स्थापना भी कहते हैं सर अर्जुन पाल यादव ने ही की थी। कौन से? इसके निर्माता पूछे ना तो भी अर्जुन पाल यादव। तो आप ये कह सकते हो कि साहब करौली में सर्वाधिक जो भवन थे, उन भवनों का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन पाल ने करवाया था। अर्जुन पाल ने मंडरेल दुर्ग का भी पुनर्निर्माण करवाया। अर्जुन पाल ने, याद करो साहब, कल्याणपुर करौली नगर को बसाया। और अर्जुन पाल ने राजनिवास महल बनाया, जिसे कौन सा उसे कहते हैं सिटी पैलेस कहा जाता है। लेकिन इस दुर्ग को जो वर्तमान जो स्वरूप दिया ना, उसका जीर्णोद्धार कराया, वो करवाने वाले कौन थे मित्रों? गोपाल सिंह है। तो ये कह सकते हो वर्तमान जो स्वरूप दिया, वर्तमान है स्वरूप दिया देने वाले मित्रों कौन से सिंह थे? गोपाल सिंह थे, या फिर इनका गोपाल पाल भी कह सकते हो। तो मित्रों गोपाल पाल या फिर गोपाल सिंह ने इस महल यानी राजनिवास महल को वर्तमान स्वरूप दिया। वैसे कहते हैं साहब ये महल आज भी जीवंत अवस्था में, विशेषकर ध्यान रखना, तिमनगढ़ का किला और मंडराइल का किला पूर्ण रूप से जीर्ण अवस्था में, लेकिन करौली के यादवों का रहने का एकमात्र स्थान राजनिवास जिसे कहते हैं सिटी पैलेस, वो आज भी जीवंत अवस्था में है। और विशेषकर कहा जाता यहाँ के झरोखे है ना, वो झरोखे कहते हैं साहब हवा महल के जैसे झरोखे माने जाते हैं। ये देखिए साहब सबसे टॉप में बने हुए। वैसे हवा महल में तो 365 झरोखे हैं, यहाँ है तो 3-5 झरोखे ही, लेकिन जो भी है इनकी आकृति मानी जाती है जयपुर के हवा महल की भांति। और विशेषकर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ साहब, ये यहाँ का पत्र कौन सा? लाल पत्र है। और लाल के साथ कहते हैं साहब सफेद पत्र मिला रखे। तो इधर देखिए ये तो आपके लाल पत्र का महल है, और बीच में देखिए साहब सफेद पत्र भी लगा रहते हैं। तो लाल और सफेद पत्रों से बना हुआ बड़ा ही आकर्षित जो महल है ना करौली का, वो सबसे आकर्षित महल आज भी माना जाता है राजनिवास महल, इसे कहते हैं शीश महल। हाँ बिल्कुल। और इसी राजनिवास महल के निकट से एक नदी गुजरती है, तो उस नदी का नाम है भद्रावती नदी। कौन सी है? तो भद्रावती नदी के निकट एक महल बना, उस महल का नाम है राजनिवास, और वही कहलाता सिटी पैलेस। अब ये सिटी पैलेस अंदर के नजारे देखिए, ये तो आपके मुख्य द्वार से घुसते आपको नजारा दिखेगा। ये आप इस सिटी पैलेस के ऊपर का नजारा देखिए। ये सिटी पैलेस के अंदर दीवारों पर चित्रकारी देखिए। ये फिर अंदर का दृश्य है जहाँ पर राज दरबार लगता था। ये आप देखिए साहब राजा महाराजाओं के भोजन के लिए पाकशाला बनी हुई है। ये अंदर कह सकते हो साहब म्यूजियम टाइप बना रखा है, ये अंदर का दृश्य है। और ये आप देखिए साहब जो मैं आपको कह रहा था ना, झरोखे हैं साहब आपके हवा महल के जैसे, ये आपके झरोखे हैं साहब। मैंने कहा था ना वहां तो 365 झरोखे थे, लेकिन 3-5 झरोखे तो यहाँ भी थे साहब।
तो ये कह सकते हो कुछ एक झरोखे हैं। झरोखों के लिए प्रसिद्ध कौन सा महल है? शीश महल है, जिसे सिटी पैलेस भी कहा जाता है। वैसे ध्यान रखना, इस महल में शीश महल भी माना जाता है ना। तो शीश महल, ये शीश महल क्या कहते हैं? ये भी शीश महल जैसा और ये भी शीश महल जैसा। और यहाँ पर कहते हैं साहब इन महलों में, राजनिवास महल में एक दीवाने आम और दीवाने खास भी था। उसी प्रकार यहाँ पर एक भंवरविलास महल बना हुआ। अब ये भंवरविलास महल उस समय का था। इसके निर्माता कहते हैं साहब वहाँ गणेश पाल देव बहादुर द्वारा, यानी याद कीजिए साहब, राजस्थान एकीकरण के समय करौली के शासक कौन थे? गणेश पाल यादव। कौन थे? तो गणेश पाल यादव के द्वारा, गणेश पाल यादव के द्वारा 1938 ईस्वी में कहते हैं साहब भंवरविलास महल का निर्माण करवाया। अब ये महल नहीं रहा साहब, अब ये हेरिटेज होटल बन गई है ना। पहले था तो महल है ना, तो ये भंवरविलास नामक महल बनाया था साहब आपके 1938 यानी भारत आजाद होने से कुछ ही समय पहले गणेश पाल यादव ने। और ये आज बहुत बड़ा हेरिटेज होटल बन गया है। हर्षुक विलास उद्यान तो बिल्कुल इसके पास में हर्षुक विलास उद्यान भी है ना। और ये कहते हैं साहब आज भाई शहर के बीचों बीच है और एक आज बहुत बड़ी हेरिटेज होटल बन गई। होटल का दृश्य आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप दृश्य देखिए, ये होटल के अंदर जाते ही दृश्य, ये आपके यहाँ पर बैठने की जो सुविधा है ना, ये आपके बैठने का रूम हो जाएगा वहाँ। ये वहाँ पर एक शेर की आकृति की मूर्ति बना रखी है। और ये आपका रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप जाओ किसी भी टाइम, चाहे ब्रेकफास्ट के समय जाओ, चाहे लंच के समय जाओ, चाहे डिनर के समय जाओ, तो कभी भूलवश करौली चले भी जाओ तो आपको कहीं भी कोई होटल नजदीक ना मिले तो आप इस भंवरविलास महल का ध्यान रखना। और वहां जाते आपको नाश्ते के लिए भटकने आवश्यकता नहीं है, यहाँ आकर बैठ जाना। दिख रहा है? हाँ, ये जो सफेद भाई चद्दर लगा के सोफे जो लगा रखे हैं ना, ये आप जैसे पर्यटक लोगों के लिए ही लगा रखे हैं बिल्कुल। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार भाई पूरे करौली में सबसे जो सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर मित्रों कौन सा? केला देवी का मंदिर है। तो ये केला देवी का मंदिर, केला देवी मंदिर का मुख्य द्वार है। ये केला देवी मंदिर के जो मुख्य जो मूर्ति है वो मूर्ति है, ये देखिए साहब, ये केला देवी की मूर्तियां है ना, और पत्थर की बड़ी हुई मूर्तियां। और कहते हैं साहब इन्हें स्वयं भू मूर्ति का रूप भी कह सकते हो। अब केला देवी मंदिर की विशेषता जानने से पहले आप सभी लोग अपने अंतरात्मा से, अपने अंतर्मन से केला देवी के दर्शन कीजिए। और केला देवी दर्शन के बाद मैं आपको पूरा केला देवी का सांस्कृतिक जो इतिहास हो पूरा बता देता हूँ। प्यारे प्रिय साथियों, ये केला देवी का जो मंदिर बना ना, ये मंदिर बना त्रिकुट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट पहाड़ी है। और त्रिकुट पहाड़ी पर बना केला देवी का मंदिर आप यादव राजवंश की कुल देवी है। कौन सा राजवंश है? यादव। मैं इसको थोड़ा सा इधर छाप देता हूँ, कारण क्या बीच बीच आप लोगों को दिखेगा नहीं। तो प्यारे प्रेक्षार्थियों, ये केला देवी ये है यादव राजवंश की कुल देवी। यहाँ इनका मंदिर बना हुआ मित्रों, ध्यान रखना, मंदिर बना हुआ आपके इसी त्रिकुट पहाड़ी पर। करौली में केला देवी का पूजन मेला, तो मेला लगता है सब नवरात्रा में, और नवरात्रा विशेषकर चैत्र वाले, और चैत्र में विशेषकर मेला लगता है चैत्र शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को। अब कहते हैं साहब यूं तो मेला लगभग 10 दिन चलता है, एकम से लेकर 10वीं तक, लेकिन मुख्य मेला लगता है सप्तमी और अष्टमी को। और सप्तमी अष्टमी की स्थिति ये होती है कि एक दिन में यहाँ पर कहते हैं साहब 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कितने लोग हैं? 1 लाख। तो 1 लाख लोग इकट्ठे होने की वजह से इस मेले का नाम कहते हैं साहब लक्खी मेला कहा जाता है। कौन सा मेला है? तो केला देवी का जो मेला है ना, इस मेले को लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, इधर देखते हैं। तो मित्रों, ये केला देवी यादव राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। वैसे कहा जाता है केला देवी की मूलतः यहाँ की थी नहीं। अब केला देवी कौन थी ये भी कहानी सुने। याद करो साहब वासुदेव और देवकी, याद करो साहब वासुदेव और देवकी को जेल में कैद करने वाले, याद करो साहब राजा का नाम था कंस। तो कंस के कैद करने का कारण ये कि कंस एक बहुत बड़ा राजा जो राक्षस प्रवृत्ति का था। उस समय एक आकाशवाणी हुई थी कि साहब केला देवी और नहीं सॉरी ये जो वासुदेव और देवकी की जो 8वीं संतान है ना, वो 8वीं संतान वध करेगी किसका? कंस का। तो कहते हैं साहब उस कंस ने अपनी बहन देवकी और अपने बहन वासुदेव दोनों को जेल में कैद रखा। और कैद क्यों रखा? कि भाई प्रत्येक संतान को जन्म होने के कुछ समय बाद मौत के घाट कौन उतार देता? कंस। तो इस प्रकार कहते हैं साहब वासुदेव और देवकी कुल मिलाकर 8 संतानें हुई थी। 8 में से 6 संतान के जन्म होती मार कौन देता? कंस मार देता।
लेकिन कहते हैं साहब सातवीं जो संतान थी ना, वही सातवीं संतान कौन है मित्रों? केला देवी है ना। अब कहते हैं साहब केला का जैसे जन्म हुआ, जन्म होते कंस उसी योजना अनुसार आया, और जैसे कहते हैं साहब कंस ने केला को मारने के लिए हाथ उठाए ना, उसी समय कहते हैं साहब केला देवी उसके हाथ से छुटकारा पाकर ऊंची आसमान उन्होंने उड़ान भरी, और उड़ते हुए केला देवी ने आकाशवाणी की कि भाई तूने 6 संतानें तो मार दी है, मुझ 7वीं संतान को मारने का प्रयास किया, मैं बच गई, और मैं अब घोषणा कर रही हूँ, आकाशवाणी कर रही हूँ कि अब होने वाली 8वीं संतान जो तेरा क्या करेगी? वध करेगी। और वही 8वीं संतान केला देवी के ही भाई का नाम है, याद करो साहब, कृष्ण। तो आप कृष्ण की बहन कह सकते हो साहब, वासुदेव और देवकी की बहन कह सकते हो। उस समय कहते हैं साहब जैसे मथुरा की जेल से कैद से आजाद होकर वहां से कहते हैं साहब हवाई उड़ान भरते हुए सीधे केला आई थी साहब त्रिकुट पहाड़ी पर, और त्रिकुट पहाड़ी का करौली में, और वहीं आकर कहते हैं साहब केला देवी का क्या बन गया है? मंदिर बन गया। तो प्यारे परीक्षार्थियों, ये केला देवी के संबंधित कहानी भी मिलती है। यादव राजवंश की कुल देवी है। मेला नवरात्रा में, विशेषकर चैत्रवाड़े में, और मेले को लक्की मेला कहा जाता। और केला देवी के बारे में यह भी कहा जाता कि केला देवी मंदिर के सामने एक छतरी बनी, उस छतरी का नाम है बोहरा भगत की छतरी। ये छतरी कई बार पूछी गई, ध्यान रखना, बोहरा भगत की छतरी पूछे ना तो केला देवी मंदिर के बिल्कुल सामने ही है। आगे चर्चा करूंगा। इन्हीं केला देवी के मंदिर में लांगुरिया व जोगनिया भक्ति गीत गाया जाता। यहाँ पर एक नृत्य होता, गुटगण नृत्य किया जाता। तो घुटने टेक के नृत्य होता, उसे कहते हैं गुटगण नृत्य। अब लांगुरिया और जोगनिया गीत का नाम है, लेकिन कहीं कहीं नृत्य के साथ वो गीत गाने की वजह से उस नृत्य का नाम भी कर दिया लांगुरिया नृत्य। तो लांगुरिया नृत्य है, लांगुरिया गीत कह सकते हो साहब। कौन सी देवी का प्रसिद्ध है? केला देवी का है। और इन्हीं केला देवी जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी। कहाँ बताओगे? करौली के अंदर। अब इसी केला देवी मंदिर परिसर का दूर से दृश्य देखिए, ये ड्रोन से लिया हुआ फोटो ऊपर से। ये आप मंदिर बिल्कुल निकट से मंदिर है, और ये आपके मंदिर का प्रवेश द्वार है। और ये यहाँ पर भक्तों की लंबी सी कतार लगती है साहब केला देवी के मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए। तो ये केला देवी मंदिर का पूरा मैंने आपको परिसर दिखा दिया है। और ये मंदिर बना टॉप पहाड़ी पर, पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी। हाँ, और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ जो मेला लगता है उस मेले का नाम है लक्की मेला। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये मूलतः पूछ ले कब लगता है, तो याद रखना मित्रों, चैत्र शुक्ल सप्तमी और अष्टमी के दिन, है ना। तो सप्तमी अष्टमी को लक्की मेला लगता है साहब, वही केला देवी के मंदिर के अंदर। अब केला देवी के दर्शन कर लिए, और देखते हैं साहब एक मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर, है ना। ये मदन मोहन जी का मंदिर है। ये मदन मोहन मंदिर की कह सकते हो साहब मुख्य मूर्ति लगी हुई है, काले मार्बल की मूर्ति है। और मूर्ति किसकी? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। अब ये जो मदन मोहन जी का जो मंदिर है, ये मंदिर मूलतः कहते हैं साहब निर्माण हुआ था 1725 ईस्वी में। 1725 ईस्वी में निर्माण करवाने वाले कौन थे मित्रों? गोपाल पाल, या फिर कह दो साहब वही गोपाल सिंह। तो साहब गोपाल पाल ने 1725 ईस्वी में बनाया था साहब मदन मोहन का मंदिर, है ना। और आगे जा 1897 ईस्वी में यहाँ के राजा थे भूमपाल, उन्होंने कहते साहब मदन मोहन मंदिर का अलग से मंदिर के ट्रस्ट के नाम से पट्टा भी जारी कर दिया था। और मदन मोहन जी की जो मूर्ति मूलतः थी ना वो वृंदावन की थी। और वृंदावन में कहते हैं साहब वहाँ एक टीला है, द्वादश द्वितीय टीले से प्राप्त हुई थी। और अब ये वृंदावन वाली कहानी अगर आपको ढंग से याद हो ना, तो इतिहास याद कीजिए साहब आमेर का। बड़े गौर सुनो, इतिहास याद करो आमेर का, इतिहास याद करो सवाई जय सिंह का, इतिहास याद करो गोविंद देव जी के मंदिर का। इतिहास याद कीजिए गोविंद देव जी के मंदिर का। इतिहास याद कीजिए साहब मिर्जा राजा जय सिंह, उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह कौन? औरंगजेब। याद आ रहा है? याद करो साहब जिस समय औरंगजेब मंदिर मूर्ति तोड़ रहा था ना, उस समय मिर्जा राजा जय सिंह वृंदावन से औरंगजेब से मूर्ति बचा कर लाया था, गोविंद देव जी की मूर्ति। वो गोविंद देव जी की मूर्ति रखी थी, याद करो जयपुर के निकट एक घाटी में, नाम था कनक घाटी। वर्षों तक मूर्ति वहां पड़ी रही। तो कहते हैं साहब वहां पर जितने भी जो भाई पशु थे, जितने कोई जानवर थे, या फिर हो सकता साहब किसी भी घटना की वजह से वो मूर्ति खंडित हो चुकी थी। जब सवाई जय सिंह को पता लगा हमारे पूर्वजों ने, बोलो तो मिर्जा राजा जय सिंह
जो वृंदावन से मूर्ति लेकर आए थे ना, वो मूर्ति छिपा रखी थी कनक घाटी के अंदर। क्यों छिपाई थी? कि औरंगजेब के समय मंदिर बनना संभव था ही नहीं, तो टूटते हुए मंदिर को बचाने के लिए, मूर्ति को बचाने के लिए, याद करो, मिर्जा राजा जय सिंह ने वृंदावन से मूर्ति रख दी थी कनक घाटी में। उसी कनक घाटी में सर्च अभियान चलाया था सवाई जय सिंह ने, और सवाई जय सिंह ने जैसे सर्च अभियान चलाया ना, तो वहां पर कहते हैं साहब खंडित अवस्था में गोविंद देव जी की मूर्ति मिली, और केवल क्या मिला था? मुख मिला था। बड़े कौन सुना? केवल क्या मिला था? मुख मिला। तो उस मुख वाले गोविंद देव जी की पूजा तो कहां पर होती है? जयपुर के अंदर। अब कहते हैं साहब जो बची मूर्ति जिसमें भुजाएं थी, जिसमें वक्ष स्थल था, तो वक्ष स्थल और भुजाओं वाली जो मूर्ति है ना, उस मूर्ति का मंदिर बना। उस मंदिर का ही तो नाम है मित्रों मदन मोहन मंदिर, और समय वही है, याद करो 1725 है। और ये समय किसका था? सवाई जय सिंह का। याद करो साहब, सवाई जय सिंह इसी समय तो रहा था, 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक। तो ध्यान रखना, उधर आपके 1743 ईस्वी में तक रहा था कौन? सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह ने मुख्य वाली मूर्ति बनाई थी, वो थी गोविंद देव जी की। यहाँ है तो मूर्ति गोविंद देव की, लेकिन नाम हो गया मदन मोहन। और यहाँ कहते हैं साहब एक संप्रदाय कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। बड़े गौर सुना। और गौड़ीय संप्रदाय की कहते हैं साहब अन्य जो पीठ है ना, वो पीठ बनी मदन मोहन जी के मंदिर में। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ बताओगे साहब आप? करौली के अंदर। तो प्यारे परीक्षार्थियों, गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ तो बनी हुई है गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर के अंदर, और गौड़ीय संप्रदाय की अन्य पीठ बनी मदन मोहन मंदिर में। और मदन मोहन का मंदिर कहाँ बताओगे आप? करौली में। ये आपके मंदिर का मुख्य द्वार हो गया। ये मंदिर वैसे ध्यान रखना, ये मंदिर गली के अंदर बना हुआ था, इसका मैंने केवल भाई मुख्य द्वार लिया है। तो ये तो मुख्य द्वार है, और मुख्य द्वार से अंदर आपको दिख रही है छोटी सी जगह, यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। तो ये देखिए साहब, ये यहाँ पर जो मुख्य मूर्ति आपकी किसी मदन मोहन जी की मूर्ति है, और ये मदन मोहन जी की मूर्ति के निकट एक बड़ी सी छतरी भी बना रखी है ना। तो ये मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ बताओगे आप? करौली में। उसी प्रकार यहाँ पर महावीर जी का जैन मंदिर बना हुआ है ना, महावीर स्वामी का जैन मंदिर है। और ये जैन मंदिर बना साहब करौली में, और करौली में स्थान का नाम ही ध्यान रखना महावीर जी है। स्थान का नाम भी क्या है? तो महावीर जी का मंदिर बना महावीर जी स्थान का भी नाम है ना। और ध्यान रखना, इन्हीं महावीर जी के मंदिर में लगी हुई जो मूर्ति है ना, वो मुख्य मूर्ति तो ये है मानी जाती है साहब, कहते हैं साहब धातु से बने हुई मूर्ति है। किसे? धातु से बनी हुई मूर्ति है। मूर्ति महावीर स्वामी की है, और ये महावीर स्वामी की एक नहीं बल्कि 3 मूर्तियां लगी और है। मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हैं, तीनों अलग अलग रूप में है। तो तीनों अलग अलग रूप में कहते हैं साहब साधना करते हुए। कैसे है? साधना करते हुए, जिसे कहते हैं पद्मासन। कौन सा है ये आसन माना जाता है मित्रों? पद्मासन। तो पद्मासन आसन में कहते हैं साहब मूर्तियां ना, वो कहाँ लगी? साहब महावीर जी के मंदिर में, और मंदिर का महावीर जी है। और महावीर जी में यहाँ एक छोटा सा गांव जिसका नाम है चांदनपुर। कौन सा पुर है? तो महावीर जी के चांदनपुर गांव में कहते हैं साहब महावीर जी का मंदिर बना हुआ है ना। ये मंदिर कहते हैं साहब पूर्ण रूप से साहब जैन वास्तुकारी से हो रखी है। और यहाँ पर है महावीर जी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी कारण क्या? इसी दिन मनाई जाती है महावीर स्वामी की जयंती। तो महावीर जयंती, महावीर है जयंती, तो महावीर जयंती कहते हैं साहब मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और साथ ही साथ वैशाख में कृष्ण पक्ष में, लगभग जिस समय मार्च और अप्रैल होता है उस समय भी दोबारा महावीर स्वामी के मंदिर में और मेला लगता है। लेकिन मुख्य मेला बताओगे महावीर जयंती के दिन, और महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। अब ये मंदिर कहाँ बना? महावीर जी में। इसी महावीर जी में एक बहुत बड़ा मेला लगता है मित्रों, वो लगता है महाशिवरात्रि का पशु मेला। ये देखिए साहब, और पशु मेला हमेशा खुले मैदान लगता है, और ये मेला भी लगता है मित्रों महावीर जी में लगता है। कहाँ लगता है? और महावीर जी वही कहाँ साहब? आपके करौली के अंदर है। तो कहते हैं साहब महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा पशु मेला। और महाशिवरात्रि मनाई जाती है वैसे याद कीजिए साहब फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। फाल्गुन कृष्ण है त्रयोदशी, और चतुर्दशी 2 दिन मेला लगता है साहब आपके महाशिवरात्रि का मेला। तो मित्रों ये महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगेगा कब? महाशिवरात्रि के दिन ही लगेगा, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी और चतुर्दशी को। स्थान का नाम बताओगे महावीर जी। महावीर जी वर्तमान कहाँ है? करौली में। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ करौली में मंदिर मिलेगा मित्रों कल्याण राय जी का मंदिर। वैसे प्यारे प्रेक्षार्थियों, सबसे बड़ा और मूल जो कल्याण जी का मंदिर है ना, वो तो मित्रों कहाँ पर बना? डिग्गी में। डिग्गी वर्तमान कहाँ है? टोंक में।
और इन्हें डिग्गीपुर के राजा भी कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ एक मंदिर और है, कल्याण राय जी का मंदिर है, और इन्हीं के आशीर्वाद से मित्रों ध्यान रखना, अर्जुन पाल यादव ने इनके नाम से एक नगर बसाया था, कल्याणपुर। याद आ रहा है? तो कहते हैं साहब कल्याणपुर नगर बसाया, जिसका वर्तमान नाम हो गया करौली। ये जो कल्याण जी का जो मंदिर है ना, ये मंदिर कहते हैं साहब सिटी पैलेस के बिल्कुल सामने, बिल्कुल है सामने मंदिर बना हुआ, साहब लाल पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। तो सिटी पैलेस और कल्याण जी का मंदिर दोनों आमने सामने है। आप ये जो मूर्ति, ये जो कैसे मंदिर है ना, मंदिर कहते हैं साहब भगवान विष्णु को समर्पित है, कि कल्याण जी खुद माने जाते हैं विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और इस जो मंदिर का मूलतः जो निर्माण करवाया था ना, वो निर्माण कहते हैं साहब विजयपाल ने करवाया था। कौन से पाल ने? तो विजयपाल ने कहते हैं साहब मूलतः इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान में कहते हैं साहब जिस समय बाद में करौली की जो नींव रखी गई थी ना, वो नींव कहते हैं साहब इसी मंदिर के निकट ही रखी गई थी। इसका बाद में नाम हुआ कल्याणपुर, जिसका नाम बाद में हो गया करौली। तो और दूसरी बात ये भी है कि लंबे समय तक, यानी ये करौली का सबसे प्राचीन मंदिर कह सकते हो, सबसे, या फिर ये भी कह सकते हो इस मंदिर के निर्माण के बाद में ही करौली को या फिर कल्याणपुर को बसाया गया था। तो करौली का सबसे प्राचीन मंदिर पूछे ना, तो भी आपको यही बताना साहब कल्याण जी का मंदिर। और आगे चलते हैं, यहाँ पर अंजनी माता का मंदिर बना हुआ है। याद करो साहब जय बजरंग बली। वैसे इत्तेफाक की बात यह, आज मंगलवार जय बजरंग बली का वार है, तो बजरंग बली के नाम से एक कह सकते साहब उनकी माता जी का मंदिर बना हुआ है, अंजनी माता का मंदिर। एकमात्र मंदिर करौली, और अंजनी माता की ये मूर्ति है ना, बड़ी अद्भुत मूर्ति है। अद्भुत क्यों? कि साहब यहाँ पर कहते हैं साहब हनुमान जी बजरंग बली को कहते हैं साहब स्तनपान करवाते हुए मूर्ति है ना, ये मित्रों कहाँ की? करौली की है। तो एकमात्र ऐसा अद्भुत मंदिर, एकमात्र ऐसा अद्भुत मंदिर जो कहते हैं साहब हनुमान जी को स्तनपान करवा दो उनकी माता को, अंजनी माता। तो ऐसी अंजनी माता का कहते हैं साहब मंदिर कहाँ बना हुआ? आपके करौली में, है ना। और इस मंदिर का निर्माण भी कहते हैं साहब अर्जुन पाल ने करवाया था। और विशेषकर कहते हैं साहब ये जो बांध बना ना, ये जो मंदिर बना, ये पांचना बांध के निकट एक पहाड़ी पर बना हुआ। इसके निकट ही पांचना, आगे बताऊंगा, मिट्टी से बना हुआ बांध, बिल्कुल। तो मित्रों अर्जुन पाल यादव ने इस कह सकते हो साहब अंजनी माता मंदिर का निर्माण करवाया, और बड़ी दुर्लभ मूर्ति मिलती है। कहते हैं साहब ऐसी अद्भुत मूर्ति है जिसमें कहते हैं साहब हनुमान जी को स्तनपान करवाते हुए कौन सी माता दिखेगी? अंजनी माता। तो अंजनी माता का मंदिर भी कहाँ बताओगे? करौली में। और ये एकमात्र ऐसा अद्भुत मंदिर है, ध्यान रखना। उसी प्रकार यहाँ पर है एक सूफी संत कबीर शाह की दरगाह बनी हुई है। वैसे आपने नोट किया होगा, आप कहीं भी जाओगे ना, हर नगर के अंदर आपको मंदिर और मंदिर के साथ में कहीं न कहीं दरगाह आपको जरूर मिल जाएगी। और मुख्य मुख्य दरगाहों के नाम आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आते हैं सुमेलित और असुमेलित के, उस समय ये दरगाहें बहुत काम आती है, ध्यान रखना, है ना। तो ये दरगाह ये भी बनी थी, कहते हैं साहब लगभग 13वीं शताब्दी में बनी गई थी। इसका निर्माण इसके कहते हैं साहब इसके एक नहीं बल्कि चारों तरफ 4 दरवाजे बने हुए, है ना। और इस दरगाह के बारे में कहा जाता है इस दरगाह के निर्माण के लिए जयपुर से पत्थर मंगवाए गए थे, है ना। ये कोई लाल पत्थर से नहीं बनी है, तो जयपुर से पत्थर मंगवाए। करौली के जो कारीगर थे इन्होंने इसे बनाया, और साथ में कहते हैं उनके शिष्य की कब्र बनी हुई है। तो कबीरदास जी है ना, तो कबीरदास जी के शिष्य की कह सकते साहब वहां पर कह सकते साथ में कब्र खोद रखी है। तो ये और कबीर दास जी आप भली बात ही समझते हैं, जिन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के बाह्य आडंबर का घनघोर विरोध भी किया था। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक धाम बना मित्रों, गोमती धाम। गोमती धाम की सबसे आकर्षित मूर्ति आपके बाबा की एक तपस्वी की है ना। ये गोमती धाम है, ये मित्रों बना हिंडौन सिटी के अंदर बना है। और हिंडौन आपको याद ही होगा वो हिडिंबा वाला, है ना। तो हिडिंबा वाला जो हिंडौन है ना, उसी हिंडौन में गोमती धाम बना हुआ है। ये जो संत है ये महाराज का नाम है गोमती दास महाराज। कौन से दास है? तो गोमती दास महाराज की गुफा बनी हुई है, गोमती दास महाराज की समाधि बनी हुई है। और उसी समाधि उसी गुफा पर कहते हैं साहब आपका मंदिर बना हुआ है ना। और कहते हैं साहब ये जो गोमती दास जी महाराज है ना, यहाँ उन्हें रात्रि में केला माता ने स्वप्न में आकर एक पीपल के नीचे दबे होने की सूचना दी थी। और अगले दिन वहाँ खुदाई करने पर माता की 2 चमत्कारी मूर्तियां मिली, और वो स्थापित करवा के केला देवी का मंदिर बनाया। कहने का तात्पर्य ये कि जो केला देवी का जो मंदिर बना था ना, उस मंदिर की जो मूर्तियां थी ना, जो भूमि में कह सकते हो साथ दबी हुई थी। और आपने नोट किया होगा केला देवी के मंदिर में एक नहीं बल्कि सम्मिलित रूप से 2 मूर्तियां बनी हुई है ना। तो ऐसी
भाई ऐसी कहीं कहीं भाई दंत कथा मिलती है कि आप जो गोमती दास जी वहाँ के स्थानीय बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े ऋषि थे, और इन्हीं तपस्वी यानी इन्हीं साधु इन्हीं महात्मा को रात्रि काल के सपने में ऐसा लगा कि साहब करौली में त्रिकुट पहाड़ी के नीचे एक पीपल के पेड़ के नीचे दो दबी हुई मूर्तियां हैं। तो कहते हैं साहब सुबह होते जैसे उन्होंने उस पीपल के पेड़ की खुदाई करवाई ना, उसके निकट खुदाई करवाई ना, तो खुदाई करवाने से उस पेड़ के नीचे दो मूर्तियां मिली थी, और वही मूर्तियां मूलतः मानी जाती है साहब केला देवी की मूर्ति। तो कहने का तात्पर्य कि केला देवी की जो मूर्तियां जमीन के अंदर जो धसी हुई थी ना, उसे बाहर निकालने का जो कार्य है, जो श्रेय जाता है किनको जाता है, गोमती दास जी को जाता है। इसीलिए वहां के स्थानीय लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा रहती है साहब गोमती दास जी के प्रति। और इन्हीं गोमती दास जी के मंदिर के दृश्य देखिए, ये गोमती दास जी का समाधि स्थल बना हुआ है ना, सामने इनकी मूर्ति लगी हुई है, और इनके सामने केला देवी की मूर्ति और धरना। यहाँ पर आपके ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सम्मिलित रूप से मूर्ति लगा रखी है ना, और यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति है, यहाँ पर आपके शिवलिंग भी लगा हुआ है ना, यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति है, साथ में हनुमान जी की भी मूर्ति है। तो बहुत सारे देवताओं की एक साथ मूर्ति लगा रखी है। ये आप देखिए साहब, यहाँ पर देवी की भी मूर्ति है, और ये कहीं के कहते हैं साहब शीतला माता की मूर्ति है। कारण क्या कि साहब इनकी सवारी पीछे देखिए साहब गर्दभ की आकृति की है, और ये आपके मूल जो गोमती दास जी उनकी समाधि बनी हुई है। अब ये गोमती दास मंदिर परिसर में एक मंदिर बना हुआ मित्रों, नकाश की देवी का मंदिर बना हुआ है। परिसर वही है गोमती दास की जहाँ पर समाधि है ना, उसी समाधि स्थल पर कहते हैं साहब यहाँ पर नकाशी की देवी का मंदिर बना हुआ है, और ये नकाशी की देवी की मुख्य प्रतिमा मानी जाती है, जो आज भी उसी गोमती दास मंदिर के अंदर ही है ना। और बाकी इस मंदिर में कैसे पूरा शिव का परिवार तो ही है, पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा वगैरह वो मैंने आपको बताई दी है। साथ ही साथ यहाँ पर राव गोपाल सिंह की छतरी बनी हुई है। वैसे आप नोट करना, राजस्थान में जितने भी आप जिलों के दर्शन करोगे ना, वो जिले किसी न किसी जमाने में या तो कोई रियासत थी और या फिर कोई जागीर थी। और इतिहास गवाह है, चाहे किसी जागीर का बड़ा जागीरदार हुआ हो और चाहे किसी रियासत का कोई बड़ा शासक हुआ हो, उन शासकों की याद में कोई न कोई छतरी तो जरूर बनी है। और विशेषकर कहते हैं साहब हर रियासत में एक ऐसा प्रसिद्ध शासक होता है जिसकी कहते हैं साहब छतरी बनी हुई है। और आपको हम बार बार बता रहे हैं, करौली में सर्वाधिक किले, सर्वाधिक भवन, सर्वाधिक मंदिर, सर्वाधिक स्मारक, उनके निर्माता कौन माने जाते हैं? गोपाल पाल माने जाते हैं। तो कहते हैं साहब उन गोपाल जी की याद में ये गोपाल सिंह की छतरी बनी हुई है। और ये जो छतरी है ना, ये छतरी कहते हैं साहब महाराजा को भाई ये गोपाल पाल थे उनकी याद में बनाई गई थी, है ना। और ये जो प्रतिमा बनी हुई ना, ये महाराणा प्रताप की भांति, और कहते हैं साहब 8 खंभों की छतरी कह सकते इसे। और यहाँ कहा जाता सा राजपूताना में शक्ति वीरत है, और विशेषकर कहा जाता साहब ये जो भाई गोपाल सिंह की छतरी मानी जाती है ना, इसे चमत्कारी छतरी के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये जो छतरी बनी, ये कहते हैं साहब उस केला देवी मंदिर के बिल्कुल निकट ही उसी परिसर के अंदर ही बनी हुई है। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ आपके करौली में होली प्रसिद्धि मित्रों याद कीजिए, लठमार होली। और लठमार होली करौली में पूछे तो कहाँ की है? महावीर जी है। अब हम कई बार आपको भाई वर्बली बता देते साहब लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, भाई महावीर जी करौली की है। तो कई विद्यार्थियों को मन में आता होगा साहब वास्तव में लठ मारे जाते हैं नहीं मारे जाते, या फिर सर केवल फेंकालू जी कर रहे हैं। यहाँ आपको दृश्य दिखा दिया, ये आप लोग देखिए यहाँ पर लठ मार होली खेली जा रही है। और लठ किन के हाथ में? महिलाओं के हाथ में लठ है, और पुरुषों पर कहते हैं साहब लठ से क्या होती है? बारिश होती है। ऐसी कहीं की कहावत मिलती है। कहते हैं साहब इसी करौली में एक बार कहते हैं साहब आए कौन थे? भगवान श्री कृष्ण आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साहब भाई होली के दिन आए। और कहते हैं साहब आपको ध्यान होना चाहिए साहब भाई भगवान श्री कृष्ण रासलीलाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ की महिलाओं के लिए रंग उड़ेने के लिए अपनी बहुत बड़ी टोली लेकर कौन आए थे? भगवान श्री कृष्ण आए थे। और वहाँ की कैसे स्थानीय जो महिलाएं थी ना, उन महिलाओं पर भगवान श्री कृष्ण की टोली पर कहते हैं साहब लठों से बारिश की थी। और उसके बाद कहते हैं साहब ये लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध हो गई है? करौली की। और करौली विशेषकर मित्रों महावीर जी की। ये आप देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, लठ होते हैं साहब महिलाओं के हाथ में। ये स्पष्ट फोटो देख सकते हैं, लठ महिलाओं के हाथ में, और खाते कौन है? पुरुष, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पुरुषों को लठ मारे जाते हैं। तो ये लठमार होली, वैसे अलग अलग होलियां प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली अलग जगह मनाई जाती है, कोडामार अलग जगह है ना, सांगोद की नाहन है वो अलग जगह है, इलोजी की होली अलग जगह है।
देवर भाभी की होली भी प्रसिद्ध हुई है, तो अलग अलग होलियां प्रसिद्ध है। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ का नृत्य प्रसिद्ध है लांगुरिया। वैसे करौली का लांगुरिया नृत्य, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। इतिहास याद करो साहब, थोड़ी देर पहले हमने बताया था साहब केला देवी का, और केला देवी के मंदिर में मेला लगता है साहब चैत्र मास में, और उस समय कहते हैं साहब वहां पर लांगुरिया नृत्य नहीं, वैसे लांगुरिया का दूसरा नाम जोगनिया भी है। तो लांगुरिया और जोगनिया गीत का नाम है। जो मूलतः नृत्य है उस नृत्य का नाम तो गुटगण नृत्य है। कौन सा नृत्य है? तो घुटने टेक के जो नृत्य था उसका नाम है गुटगण नृत्य है। लेकिन नृत्य गुटगण है, गीत के साथ में कौन सा भाई आपके लांगुरिया गीत होता है। लेकिन इस नृत्य को धीरे धीरे लोगों ने कहते हैं साहब इस भाई गुटगण नृत्य का धीरे धीरे लोगों ने नाम ही कह दिया लांगुरिया नृत्य। बाकी वास्तव में लांगुरिया तो नृत्य का नाम है ना। और ये जो लांगुरिया नृत्य है ना, ये भगवान श्री राम के भगत जो हनुमान जी है ना, तो हनुमान जी के लोक स्वरूप है। यानी केला माता को उनकी माँ अंजनी का अवतार माना जाता है। ये भी एक भाई ऐतिहासिक बात है, ध्यान रखना। केला देवी ना उन्हें अंजनी माता का अवतार माना जाता है। और इस नृत्य के दौरान नफीरी व नौबत बजाई जाती है, ध्यान रखना। पूछ ले साहब कौन सा वाद्य यंत्र है, तो विशेषकर ध्यान रखना नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। और नौबत आपने नाम सुना होगा, पुराने जमाने युद्ध के मैदान में अक्सर है नौबत का प्रयोग किया जाता था, है ना। और लांगुरिया प्राय देवी जो माँ जो केला देवी है ना, केला देवी माँ के साथ किया जाने वाला स्त्री पुरुषों का सामूहिक नृत्य माना जाता है ना। और समूह में व्यक्तिगत भंगिमा प्रदर्शित होती है, अलग अलग रूप से भाई वस्त्र और आभूषण पहन के आएंगे, और विचित्र रूप से कहते हैं साहब कला और कर्तव्य दिखाते हुए नृत्य किया जाता है घुटने टेक के। और विशेषकर आपको ध्यान रखना चाहिए चैत्र वाले नवरात्र के अंदर, और वाद्य यंत्र याद रखना मित्रों नौबत। उसी प्रकार यहाँ करौली का एक बांध प्रसिद्ध है मित्रों, वो है पांचना बांध। जैसा कि आप लोग हर जगह भूगोल पढ़ते हो, एकमात्र ऐसा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ बांध है ना। तो मिट्टी से बना हुआ बांध पांचना बांध है, और ये राजस्थान में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध, ये भी ध्यान रखना। जो यहाँ पर एक नहीं बल्कि 5 नदियां, भद्रावती है, अट्टा है, माची है। वैसे भद्रावती यहाँ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ना। तो भद्रावती, अट्टा, माची, और साथ में कहते हैं साहब बेसावट और बखेड़ा, बेसावट और कहते हैं साहब बरखेड़ा जो नदी है ना, इन 5 नदियों पर एक बांध बना, और उसी बांध का तो नाम है मित्रों पांचना बांध। तो मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा जो बांध है, 5 नदियों पंच नदियों का कह सकते हो साहब। और इसके पांचना बांध के साथ साथ आपको 2-4 बांध और ध्यान रखना है। एक जगर नदी पर जगर बांध भी बना हुआ है ना। और करौली में यहाँ से काली सिंध नदी गुजरती है, वहां पर काली सिंध बांध भी बना हुआ है। तो पांचना बांध मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, 5 नदियों पर बना हुआ ये पांचना बांध है। भद्रावती, अट्टा, माची, भैंसावट और बरखेड़ा नदी भाई नदियां होगी। और ये बांध कहते हैं साहब लगभग 1000 मीटर क्षेत्र फैला हुआ है, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। और इसके अलावा आपको काली सिंध और जग्गर बांध का भी और ध्यान रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक केला देवी अभ्यारण्य भी है। वैसे मैंने आपको कहा था ना, करौली केला देवी के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब ये जो केला देवी की माता का मंदिर भी हो गया, केला देवी अभ्यारण्य हो गया, और इस केला देवी अभ्यारण्य की स्थापना, इसका उद्घाटन किया गया था 1983 ईस्वी में, 1900। और इस केला देवी जो अभ्यारण्य कहते हैं साहब 1983 बना था। इसे डांग लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब गौर से सुनना, करौली जो है ना, इसे डांग की रानी कहा जाता है। करौली डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। और करौली का जो ये केला देवी अभ्यारण्य है, इसे डांग लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और केला देवी अभ्यारण्य 1 नहीं, 2 नहीं, 6 नहीं, बल्कि लगभग 676.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। कितने? तो ये पॉइंटों को तो छोड़ा, अब याद रखो साहब, लगभग 676 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ आपका केला देवी अभ्यारण्य है। और यहाँ पर एक वन है, कहते हैं उस वन का नाम है धौंक। कौन सा है? तो इसे धौंक वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और ये धौंक जो वन है ना, ये से सर्वाधिक कह सकते हो साहब पाए जाते हैं कौन से? इसी केला देवी अभ्यारण्य के अंदर, है ना। और वैसे ये जो आपको वनस्पति दिख रही है ना, इस वनस्पति में सर्वाधिक आपको जो वन या फिर पेड़ पौधे जो छोटे छोटे वो कौन से? धौंकी मिलेंगे साहब। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ से गुजरने वाली नदी कौन सी? गंभीर नदी है। और गंभीर नदी का उद्गम हो रखा साहब उरडा की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियां हैं? उरडा की पहाड़ियां। वैसे एक उरडा आपको सम्मेलन याद होगा, भीलवाड़ा वाला, है ना। ये नदी प्रवाहित होती है साहब, करौली से रवाना होगी, करौली से जाएगी साहब आपके सवाई माधोपुर की ओर,
और करौली सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बहने के बाद ये चली जाएगी साहब आपके धौलपुर और भरतपुर की ओर, धौलपुर और भरतपुर की ओर। तो यहाँ की जो प्रसिद्ध नदी है ना, वो नदी कौन सी मित्रों, गंभीरी नदी है। और ये जो नदी है ना, इसका विलय आखिर में जाकर हो जाएगा साहब यमुना नदी के अंदर, बिल्कुल। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश से जानने के पश्चात पुनः राजस्थान में आती है, यानी यू आकार कह सकते हो साहब। भाई एक बार आपके उत्तर प्रदेश यूपी जाएगी और फिर आपके कहाँ आएगी साहब, राजस्थान के अंदर है। तो कह सकते हो साहब यू आकार की बनी नदी, जिस प्रकार माही आती है उसी प्रकार कह सकते हो साहब ये गंभीरी नदी भी है। करौली जिले के मुख्य मेले पूछे तो केला देवी का मेला वैसे चैत्र शुक्ल एकम से लेकर एकादशी तक है, लेकिन मुख्य पूछे बता देना चैत्र शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को जो कहलाता है लक्की मेला। यहाँ जगदीश जी का मेला लगता है नादोती के अंदर, वो है श्रावण मास के अंदर। फिलहाल इस महीने में हर दिन लगता है जगदीशी मेला। जिस प्रकार आपके परशुराम महादेव का मेला लगता है श्रावण महीने में, उसी प्रकार करौली में श्रावण महीने में लगने वाला मेला पूछे तो जगदीश जी का मेला है। उसी प्रकार महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से, बाकी वैशाख कृष्ण द्वितीया, वैशाख कृष्ण है द्वितीया में कहते हैं साहब मेला लगेगा। और वैसे विशेषकर कह सकते साहब मार्च और अप्रैल महीना होता है अंग्रेजी का, उस समय कहते हैं साहब मेला लगता है कौन सा, महावीर जी का मेला। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती भी मनाई जाती है। इसी प्रकार महाशिवरात्रि का मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तक, और महाशिवरात्रि का मेला वही महावीर जी के अंदर। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार करौली जिले से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग एक हुआ मित्रों NH23 कोथुन जयपुर लालसोट करौली और धौलपुर, लालसोट का दौसा के अंदर है ना। तो ये जयपुर से रवाना होगा, जयपुर के बाद आएगा साहब दौसा में, दौसा करौली, अंत में चला जाएगा धौलपुर। तो नेशनल हाईवे 23 गुजरता साहब आपके इसी कह सकते हो साहब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो करौली की होली प्रसिद्ध है, लट्टमार बताई दिया आपको। 5 बांध मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध बताई दिया साहब, लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ साहब, 5 नदियों पर बना हुआ है साहब। माल मेला भी लगता है साहब यहाँ इस करौली में। बोरा की छतरी बनी है केलादी मंदिर के सामने। राज्य में न्यूनतम लघु औद्योगिक इकाइयां करौली के अंदर है। इंडोन सिटी में लाल सफेद गुलाबी इमारती पत्र के व्यापार का विशेष महत्व है। इसी प्रकार त्रिलोक चंद माथुर ने 1938 ईस्वी में करौली राज्य सेवक मंडल और 1939 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना की। तो याद करने लायक बात यह कि करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में, है ना। और स्थापना करने वाले कौन थे, त्रिलोक चंद माथुर। इसी प्रकार देखना शहर है, यहाँ सहरा माता का मंदिर है। ये नगरी अपनी सुंदर भित्ति चित्रकला तथा 22 उत्कृष्ट देव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी शहर एक क्षेत्र का नाम है, शहर के क्षेत्र का नाम है। करौली में जट नंगला नवोदय विद्यालय का हाल ही में उद्घाटन हुआ है, यानी यहाँ एक नवोदय विद्यालय बना है। श्री महावीर जी 24वें जैन तीर्थकर थे। इनकी 7वीं कमलाबाई को महिला साक्षरता में उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 2005 में कालीबाई महिला साक्षरता उन्नयन पुरस्कार दिया गया। प्यारे परीक्षार्थियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ भाई, कुमारी कालीबाई के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो वो 2005 जो पुरस्कार मिला था, कहते हैं साहब महावीर स्वामी के उस मंदिर की 7वीं नाम है कमलाबाई को। अब हमें कुमारी कालीबाई से याद आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुमारी कालीबाई पुरस्कार तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ में कुमारी कालीबाई के नाम से फिलहाल स्कूटी योजना भी चलाई गई थी। और वो भी कौन सी मित्रों, उच्च शिक्षा स्तर में, यानी भाई जो 12th के बाद जो ग्रेजुएशन वाले जो तो है ना, उनके लिए आपको ध्यान होना चाहिए महाविद्यालयों में कालीबाई स्कूटी योजना चली थी। और आपको ध्यान होना चाहिए बहुत सारी फिलहाल महिला भाई शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारी कैसे साहब बालिकाओं को वो स्कूटी प्रदान की गई थी साहब महाविद्यालय परिसर पर, बिल्कुल। उसी प्रकार हिरण्यकश्यप की नगरी है हिंडौन। वैसे देखना हिरण्यकश्यप की नगरी मानी जाती है हिंडौन, और दूसरा हिंडौन का ध्यान रखना, हमने कारण बताया था मित्रों, याद कीजिए हिडिंबा, है ना, भीम की पत्नी हिडिंबा। हिडिंबा और हिरण्यकश्यप की नगरी मानी जाती है हिंडौन। और हिरण्यकश्यप तो आपको पता ही होगा, याद करो साहब, हिरण्यकश्यप का अक्सर उल्लेख करते हैं साहब होली के समय। इनके बहन का नाम होलिका, इनके पुत्र का नाम याद करो विष्णु भगत प्रहलाद। तो प्रहलाद के पापा है हिरण्यकश्यप,
है ना। तो प्रहलाद के पापा हिरण्यकश्यप की नगरी मानी जाती हिंडौन, और यही हिंडौन की कौन थी? हिंडीबा। तो ये देख लिया साहब, किसी जमाने में हिंडौन में कहते हैं साहब बहुत बड़े बड़े दानवों की वजह से कहते हैं साहब, ये नाम कहते हैं साहब हिंडौन ने बड़े बड़े दानवों, बड़े बड़े राक्षसों की निवास स्थली की किसी जमाने में रही हुई है, किसी जमाने यहाँ पर रहते थे। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर जो सर्वाधिक जो डांग जो क्षेत्र है, इस डांग क्षेत्र के अंदर किसी जमाने में हिरण्यकश्यप और हिंडीबा का भी बोलबाला था साहब। यहाँ पर रहू घाट विद्युत परियोजना चल रही है, जो करौली जिले में चंबल नदी पर बांध बनाकर बिजली बनाने की योजना प्रस्तावित है। हर्षुक विलास जो एक उद्यान बना हुआ है, सफेद चंदन से मेघता उद्यान, जिसका निर्माण महाराजा हरबख्श पाल ने करवाया था। याद करो, हरबख्श पाल वही है जिन्होंने सहायक संधि की थी 1817 ईस्वी में। और आगे चलते हैं, कुंवर मदन सिंह ने 1915 ईस्वी में करौली में सर्व हितकारी पुस्तकालय की स्थापना की। बेगारी विलास मदन सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक है। उसी प्रकार करौली राजस्थान की पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई। करौली राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। याद करो साहब 1817 ईस्वी में। महवा स्थान है, यहाँ पर गणेराव जी का मंदिर बना और संत परमानंद जी की समाधि बनी हुई है। और जग्गर परियोजना व चुली देव परियोजना ने ये भी मित्रों कहा की है आपके करौली की, और साथ में काली सिंध परियोजना भी है। हाँ, और आगे चलते हैं। और ये था आपके राजस्थान में करौली जिले से संबंधित जिला दर्शन के जितने भी फैक्ट थे वो हमने आप लोगों को बताए। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही है ना। तो बाकी इजाजत चाहते हैं, और सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।